तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर। हाँ, ये आखिरी है। इससे पहले भी हम बोले थे आखिरी लेक्चर होगा, बट वो नहीं हुआ था। बट ये सचमुच में आखिरी लेक्चर है, चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत टॉपिक है, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी के बारे में, और एक आध क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं पावर के बारे में। का कुछ क्वेश्चन, 1 वॉट पावर का डेफिनेशन, कुछ क्वेश्चन, फिर एनर्जी, उसके बाद आखिरी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन, और आखिरी टॉपिक हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और चैप्टर खत्म। नहीं, आज सच में इतना करेंगे यार, आज नहीं, वो वाला काम नहीं होगा, आज खत्म होना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 वॉट होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट। एक्चुअली 1 वॉट हम कब बोलेंगे, देखिए, कभी भी 1 जूल वर्क हो, क्या हो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड। या तो 1 जूल वर्क हो जाए, या तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा, कोई भी, जैसे बल्ब के द्वारा हो, फैन के द्वारा हो, या टोस्टर के द्वारा हो, इलेक्ट्रिक टोस्टर या हीटर के द्वारा हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के द्वारा अगर 1 जूल का वर्क हो, या फिर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो, कितने देर के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए। अगर 1 सेकेंड के लिए 1 जूल वर्क हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, या फिर 1 सेकेंड के लिए 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया, 1 वॉट क्या बोलता है, पावर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का मतलब। अगर 1 जूल वर्क हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाए किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से 1 सेकेंड के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 1 वॉट होता है। इट इज 1 वॉट पावर। वही बात लिखा हुआ है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस फॉर 1 सेकेंड इज सेड टू बी 1 वॉट। इट्स सेड टू बी 1 वॉट। आई होप आपको 1 वॉट समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। वैसे ये तीसरा एग्जाम्पल होगा पावर का। 2 एग्जाम्पल पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, बाकी का 2 एग्जाम्पल इस वाले लेक्चर में देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वोल्ट का बैटरी है, उसको कनेक्ट कर दिए किसमें, एक सर्किट में, ताकि उसके द्वारा 5 एम्पियर का करंट पास हो। ओके, तो पावर कितना होगा। सबसे पहले तो एक सर्किट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सर्किट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी, मान लीजिए एक रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, या कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, सो छोड़ दीजिए ना, ऐसा ही कुछ बल्ब है। ओके, स्विच कनेक्टेड, ये स्विच को ऑन कर दिया। अब ये जो बैटरी है, ये कितना वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैटरी है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी रन करेगा, पता है, बल्ब के भी क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट कर दिए किसमें, तो सर्किट में कर दिए। ठीक है, ताकि उसके द्वारा कितना करंट पास हो, 5 एम्पेयर। यानी कि यहाँ पर करंट कितना बोल रहा है, 5 एम्पेयर करंट पास होने के बाद कर रहा है इस सर्किट के द्वारा। ठीक है, फाइंड पावर। अब इसमें पावर कितना जनरेट हो रहा है, ये हमको निकालना है। अच्छा, आपको याद होगा पावर का एक डेफिनेशन, सॉरी, फॉर्मूला था। अरे यार, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई करके एक फॉर्मूला था, हम बताए हैं। हर एक फॉर्मूला हम डिराइव करके बताए आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में, तो याद होगा P इक्वल टू वी आई करके एक फॉर्मूला था। उसी का यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज। V यानी कि वोल्ट, वोल्ट कितना है, तो 6 है। I यानी कि करंट, करंट कितना है, तो 5 एम्पियर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वॉट। 30 वॉट का पावर यहाँ पर जनरेट हुआ, कंज्यूम्ड हुआ, जो बोल दीजिए, तो वो है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा एग्जांपल पावर का है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है 4 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम चार्ज है, C4 कूलम मालूम होगा, इज मूव्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। यानी कि मान लीजिए ए पॉइंट पे एक चार्ज है, ए पॉइंट पे क्या एक चार्ज है, ठीक है, कितना कूलम का, तो 4 कूलम का चार्ज ए पॉइंट पे है। ये ए पॉइंट से आ गया बी पॉइंट तक। ये जो चार्ज था हमारा, ये है चार्ज, मान लीजिए ये यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। 4 कूलम चार्ज था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ गया। किसका हेल्प से आया होगा, ऑब्वियसली पता होगा कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जरूर है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज मूव नहीं कर सकता। तो किसके द्वारा, तो हेल्प ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। कितना, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का है, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये मूव किया। ओके, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये मूव किया। ठीक है, कितनी देर लगा, कितना टाइम लगा इसको मूव करने में, तो 8 सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको मूव करने में, तो 8 सेकेंड,
इसको कितना टाइम लगा, तो 8 सेकेंड इसको लगा टाइम मूव करने में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। किसका हेल्प से, तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का हेल्प से। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला एक होता होगा, पता होगा आप लोग को, जिसमें हमारा टाइम भी यूज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज हो रहा है और भी कुछ दिया और चार्ज भी यूज हो रहा है। तो जल्दी बोलिए कौन सा फॉर्मूला था वो, याद है? चलिए देख। तो पावर का ये जो फॉर्मूला था हमारा वी क्यू अपॉन टी, कौन सा फॉर्मूला था, वी क्यू अपॉन टी, यानी कि वोल्ट को यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई करके टाइम से जो डिवाइड कर देंगे ना, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पावर। तो क्या ये तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, टाइम भी है और हमारा चार्ज भी है। ये फोर्स क्या है, चार्ज ही तो है, क्यू ही तो है, क्यू हो गया, वी हो गया, टी हो गया, तीनों चीज दिया हुआ है। ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग पावर को निकाल लेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू, वोल्ट कितना दिया है 6, चार्ज कितना दिया है 4, टाइम कितना दिया 8। अच्छा 4 से 4 2 जा 8 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 2 3 जा 6 कट जाएगा, हाँ, तो यानी कि कितना बच गया, 3 बच गया। 3 कितना, 3 वॉट, 3 वॉट का पावर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का, वो है एनर्जी। क्या है, एनर्जी। पावर देख चुके हैं, पावर पे क्वेश्चन देख चुके हैं, 1 वॉट पावर भी डिफाइन कर चुके हैं। अब देखते हैं एनर्जी क्या होता है। बहुत इजी है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी काम करने का जो क्षमता होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म मालूम है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरा दुनिया में यूज होता है। तो ऐसा यूनिट जो होगा एनर्जी का, वो क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। अब बोल के बोलेगा जूल क्या होता है एक्चुअली, पता भी है आपको जूल होता है क्या एक्चुअली, खुद दिमाग लगाइए, जूल क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। जूल क्या होता है, देखिए पावर इनटू टाइम। पावर को क्या बोलते हैं, वॉट, टाइम को बोलते हैं सेकेंड। वॉट सेकेंड बोल दीजिए तो भी जूल होता है। या फिर एक और फार्मूला आपको याद होगा, वर्क का भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता था, याद है? कुछ नहीं है तो 1, तो वी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक ये भी होगा क्या, वोल्ट कूलम, या वोल्ट कूलम, कूलम को सीधा वोल्ट कूलम बोलिए या फिर वॉट सेकेंड बोलिए, वही होता है जूल, और कुछ नहीं। ये सब हम तो जूल बोलते हैं। या एक और होता है, देखिए, या तो वॉट कूलम बोलिए, वॉट कूलम, सॉरी सॉरी, वॉट सेकेंड या वोल्ट कूलम, या फिर एक और फॉर्मूला होता है, याद होगा, वर्क का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ना, फोर्स का हो जाता है न्यूटन मीटर। तो या तो इसको न्यूटन मीटर बोलिए, तो तीनों चीज ये, या तो न्यूटन मीटर बोलिए, या तो वोल्ट कूलम बोलिए, या तो वॉट सेकंड बोलिए, तीनों ही जूल होता है, कुछ नहीं है। आप जितना तरीका से देख ले सब जूल ही है। तो आई होप समझ में आया होगा जूल क्या है। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल का ये सब मतलब भी हो सकता है, सो डोंट वरी अबाउट ऑल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। वैसे जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, याद रखिएगा। फॉर्मूला बात करें एनर्जी का, तो एनर्जी का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। पावर जो है ना उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से, हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। बहुत बेसिक हमारा फॉर्मूला है ये। अब ये कौन सा क्वांटिटी है, पता होगा, स्केलर वेक्टर, दो क्वांटिटी होता था, बताए थे आपको। तो ये कौन सा है उसमें से, स्केलर। क्यों है स्केलर भैया, क्योंकि पावर भी हमारा क्या था, स्केलर था, टाइम भी हमारा क्या है, स्केलर है। दो स्केलर का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, हमारा स्केलर ही होगा। तो ये क्या, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब आसानी से जुड़ जाएगा, आसानी से घट जाएगा। इसमें हमको डायरेक्शन का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है। ओके, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन का कोई झेल नहीं है। फिर डेफिनेशन देख लेते हैं, 1 जूल का क्या डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है। क्या भैया, amount of energy consumed when 1 watt power is used for 1 hour। मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट कंज्यूम कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कंज्यूम कर रहा है जब 1 वॉट पावर यूज हो रहा है 1 घंटा के लिए। अगर 1 वॉट पावर 1 घंटा के लिए जब यूज होगा, 1 वॉट पावर 1 घंटा के लिए जब यूज होगा तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। बहुत इजी है, 1 वॉट पावर 1 घंटा के लिए अगर यूज हो तो उस टाइम कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा, उसी को हम लोग 1 जूल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, इंग्लिश में बोले तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय व्हेन 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट या एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बाय व्हेन 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। आई होप डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बेसिक बात याद रखिएगा,
वन यूनिट क्या होता है? एक यूनिट जो होगा ना, एक यूनिट एनर्जी, एक यूनिट क्या चीज, एक यूनिट एनर्जी। एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एक यूनिट एनर्जी किसके बराबर होगा? 1 किलोवाट आवर के बराबर। ये KWH क्या होता है? किलोवाट आवर, किलो वॉट आवर, किलोवाट आवर, यानी कि एक यूनिट एनर्जी 1 किलोवाट एनर्जी के बराबर होगा। और वो इतना कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल के बराबर होगा। सिंपल बात, 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर होता है। और 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है। और वही एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इन इंडिया इज अबाउट 3 रुपीज to 5 रुपीज। हमारा भारत में एक यूनिट बिजली जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जब एक यूनिट बिजली यूज करते हैं तो उसका 3 रुपया चार्ज लगता है। कितना लगता है? 3 रुपया। कहीं पर 5 रुपया भी लगता है, बट 3 से 5 के बीच में है पूरा इंडिया में। तो 3 रुपया या 5 रुपया एक यूनिट का पैसा लगता है, हम लोग को चार्ज लगता है। और वो एक यूनिट कितना होता है? तो वो एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और वो 1 किलोवाट आवर कितना बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो 36 लाख जूल के बराबर। मतलब अगर हम लोग 36 लाख जूल कंज्यूम करते हैं, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम किए। 1 किलोवाट आवर कंज्यूम किए मतलब एक यूनिट कंज्यूम किए। एक यूनिट कंज्यूम किए मतलब 3 या 5 रुपया हमको देना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, बहुत इजी था। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है। काम करने का क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट जूल होता है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हमको एनर्जी मिल जाएगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन का कोई झोल इसमें नहीं है। इसका डेफिनेशन अभी अभी समझाएं। और ये भी बता दिए कि एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल के बराबर होता है। एक यूनिट का कॉस्ट इंडिया में 3 से 5 रुपया होता है। अब चलते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल पे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन ऑन एनर्जी। एनर्जी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर को जानते हैं ना, क्या होता है हीटर? ठंड में जो हम लोग थरथराते हैं तो वो जो एनर्जी मिल रहा होता है हमको, हीट एनर्जी, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है। वो 500 वाट कंज्यूम कर रहा है। कितना कंज्यूम कर रहा है? 500 वाट कंज्यूम कर रहा है। कब? देखिए सिंपल है, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंज्यूम 500 वाट ऑफ पावर इफ इट इज यूज्ड फॉर 2 आवर। अगर वो 2 घंटा तक के लिए यूज किया गया हो, 2 घंटा तक अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर को यूज करेंगे तो वो 500 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। ये रफ है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटा में 500 करेगा। बहुत बहुत ज्यादा हम कम बोल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है ना यार, कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन में। तो ऐसे मत समझिएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा यूज कर लिए, सोच रहे 500 वाट हुआ है बट हो गया 5000 वाट। ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मली लिखा हुआ है इसमें। तो फिर से बताते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो 500 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है 2 घंटा यूज करने पे। अब आपको बताना है कि एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पावर हमको दे रखा है कितना है, तो 500 वाट। टाइम भी दे रखा है कितना देर यूज कर रहे हैं, तो 2 आवर। ठीक है। और एनर्जी हमको निकालना है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला याद है ना? अभी अभी तुरंत देखे थे हम लोग, क्या होता था? पावर इनटू टाइम, यही था ना? याद रखिएगा, एनर्जी अगर निकालना है हमको तो टाइम आवर में लेना होगा। ये बेसिक बात है, पता होना चाहिए आपको। तो पावर कितना है? 500। टाइम कितना है? 2 आवर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 जूल कंज्यूम हुआ। कितना कंज्यूम हुआ? 1000 जूल कंज्यूम होगा यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। क्या है वो? अ फैन कंज्यूम 800 वाट। बाप रे बाप, पंखा 800 वाट। कुछ भी यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ कुछ लिखा आ जाता है। हमको नहीं लगता 800 वाट का पंखा होगा। ठीक है। फैन कंज्यूम 800 वाट ऑफ पावर इफ इट यूज फॉर 5 आवर। मतलब 5 घंटा तक अगर हम लोग फैन को चलाते हैं तो वो 800 वाट यूज करता है। कितना? 5 घंटा चलाने पे 800 वाट पावर कंज्यूम करता है। हमको निकालना है एनर्जी। वही बात लिखा है, फैन कंज्यूम 800 वाट ऑफ पावर इफ इट इज यूज्ड फॉर 5 आवर, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम। सिंपल है। हमको क्या दिया? पावर कितना दिया भैया? तो 800 वाट। कितना देर के लिए यूज किया? तो 5 आवर के लिए। ओके। हमको निकालना है क्या? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पता होगा आपको। पावर कितना? 800। टाइम कितना है? तो ये ओ माय गॉड, 4000 जूल कंज्यूम करेगा। कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 4000 जूल। कितना इजी क्वेश्चन था, ऐसा ही इजी क्वेश्चन आता है।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिरी टॉपिक है आज का ये। क्या बोल क्या रहा है एक्चुअली ये, इसका कहने का मतलब है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर, कोई भी हाई रेसिस्टेंस वायर के द्वारा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, हाई रेसिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम वायर हो गया। नाइक्रोम वायर क्या है, एक तरह का एलॉय है। क्या है, एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, ठीक है। नाइक्रोम वायर हो गया, ये एक तरह का रेसिस्टेंस है। ओके, तो इसके द्वारा जैसे ही हम लोग हाई करंट पास कराते हैं, क्योंकि ये हाई रेसिस्टेंस वायर है, तो ये जो रेसिस्टेंस वायर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, द हाई रेसिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट एनर्जी। तो यहाँ पे ये चीज देखा और इसको समझ में नहीं आया कि भैया हाई रेसिस्टेंस वायर से अगर हम लोग करंट पास करा दिए तो यहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट हो गया, दिमाग खराब हो गया। तब जूल्स भैया आए, जूल्स भैया ने एक लॉ दिया जिसका नाम है जूल्स लॉ। वो क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। तो जूल्स का कहना था, देखिए हम लोग हीट को ना एच से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, एच फॉर हीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जूल्स का कहना था भैया ये जो हीट जनरेट हो रहा है ना, ये ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का। किसका, रेसिस्टेंस, यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में अगर हाई रेसिस्टेंस है, उसका रेसिस्टेंस हाई है, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा। मतलब अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है किसी भी कंडक्टर का, तो वहां पे जो हीट जनरेट होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। अगर रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का बहुत कम है, तो वहां पर जो हीट जनरेट होगा वो भी बहुत कम होगा। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेसिस्टेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट तो ये बोला भैया ऐसा ऐसा होगा। फिर दूसरा बात बोला कि हीट सिर्फ रेसिस्टेंस पे ही नहीं डिपेंड करता, हीट रेसिस्टेंस के अलावा करंट पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। यानी कि कितना करंट हम लोग कंडक्टर के द्वारा पास कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि इसका कहने का मतलब था हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट। क्या बोला, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब जितना ज्यादा हम लोग करंट पास कराएंगे किसी भी कंडक्टर के द्वारा, उसका दुगुना हीट वहां पर जनरेट होगा। दुगुना कहां से, उसका स्क्वायर फॉर्म में जनरेट होगा। मान लो 2 एम्पियर अगर हम लोग किए तो वहां पर कितना होगा, 4 जूल हीट जनरेट होगा। ऐसा रफली बता रहे हैं हम आपको, उसका स्क्वायर फॉर्म में हीट जनरेट होगा। समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट जो है वो रेसिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेसिस्टेंस बढ़ने से हीट बढ़ता था। वैसे ही हीट करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना करंट बढ़ेगा उतना हीट बढ़ेगा। ये हुआ हमारा दूसरा, ये दूसरा स्टेटमेंट से उसका पता चला। तीसरा स्टेटमेंट में वो कहा कि ऐसा नहीं है कि हीट सिर्फ रेसिस्टेंस और हीट सिर्फ करंट पे डिपेंड करता है। हीट रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता ही है, करंट पे डिपेंड करता ही है, साथ में एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो है टाइम। वो किस पे है, टाइम। यानी कि जितना देर तक हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करेंगे उसमें उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। आप ध्यान से देखे होंगे किसी भी बल्ब को लगा दिए तो तभी आप बल्ब को छू रहे हैं तो उतना गर्म फील नहीं हो रहा। 2 घंटा बाद आप उस बल्ब को छुइएगा तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है, गरम गरम लगेगा, पक जाइएगा, ओहो ये क्या हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि बहुत देर तक वो चल गया। तो जितना देर वो चलेगा, जितना देर वो चलेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो वही बात है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम। जितना टाइम लगेगा उसको, जितना देर वो चल रहा होगा, वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितना देर चलेगा उसमें उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो टाइम का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई होप आपको ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। जूल 3 स्टेटमेंट दिया, उसका पहला स्टेटमेंट में था कि हीट जो है ना वो रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा कंडक्टर का उसके अंदर उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। दूसरा बोला कि हीट जो है वो करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि किसी भी कंडक्टर के द्वारा जितना ज्यादा करंट पास होगा उसमें उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। और तीसरा स्टेटमेंट में बोला किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितना देर तक यूज होगा उसमें उतना हीट जनरेट होगा, यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ये 3 स्टेटमेंट था। हम लोग क्या करेंगे, तीनों को कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे, कंबाइन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, जोड़ेंगे नहीं, कंबाइन कर देंगे। तो जैसे कंबाइन करेंगे हमको ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा कुछ नजर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए हीट जो है यहाँ पर
वही बोल रहा था ना कि हीट इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट में तो तीनों आ रहा है कि हीट भैया तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है ना इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटा देंगे, इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। बट इक्वल टू का सिंबल तो आएगा, साथ में कांस्टेंट आएगा के। कौन सा कांस्टेंट आएगा, के कांस्टेंट आएगा। बाकी ये जो लिखा हुआ वो एज इट इज लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको कंबाइन किया, ऐसा कुछ बन गया, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर आर और टी। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाएं, जैसे सिंबल को हटाए इक्वल टू और के आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो के था ना, जिसको बोलेंगे ये के क्या था एक्चुअली, ये के था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर इस केस में 1 होता है, हर एक केस में 1 नहीं होगा, इस केस में 1 होगा। ओके, याद रखिएगा ये बात। तो ये जो के था इसका वैल्यू कितना है, 1। तो इस के का वैल्यू 1 यहाँ पर रखे तो ऐसा इक्वेशन बन गया। क्या बना इक्वेशन, इक्वेशन बना एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये बन गया, ये हुआ मेरा पहला फॉर्मूला हीट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बट यही है क्या, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है? नहीं, इसका भी 3-4 फॉर्मूला है। जैसे हम लोग देखे थे पावर में 3-4 फॉर्मूला था, वैसे इसका भी 3-4 फॉर्मूला है। तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे। ओके, कौन कौन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये आई स्क्वायर है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे, देखिए कैसे, ऐसे कैसे, तो ऐसे आई आई आर टी लिख सकते हैं। आई इंटू आई, आई स्क्वायर था ना, इसको आई आई में तोड़ दीजिए तो एच इज इक्वल टू आई आई आर टी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। अब इतना बताइए आई आर क्या है, ये आई आर भी के बराबर नहीं है? बोलेगा है, अरे आप लोग ओम्स लॉ याद कीजिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या था, ओम्स लॉ में था ना भी इज इक्वल टू आई आर, याद होगा, भी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ के द्वारा एक फॉर्मूला था, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो वही यहाँ पर आई आर दिख रहा है आपको, इस आई आर को हम लोग बी से रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस कर देंगे, बी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम लोग बी लिखेंगे तो एच का नया फॉर्मूला आ जाएगा आई वी टी। आई वी टी क्या निकल के आया, आई वी टी। आई वी टी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, वी आई टी। कितना मजा, विट, एच इज इक्वल टू विट। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, पता चल गया। कुछ नहीं, आई स्क्वायर को आई और आई में तोड़ दिए, फिर आई आर को बी से रिप्लेस कर दिए। क्यों किए, क्योंकि हमको मालूम है ओम्स लॉ में भी इक्वल टू आई आर होता था। और जैसे बी से रिप्लेस किया हमारा बन गया एच इज इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पर भी ये वाला आई बीच में ले लिया और टी, वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी। तो एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारा, वो आया एच इज इक्वल टू वी आई टी। यहाँ पर वी क्या, वी है वोल्टेज, आई क्या है, आई है करंट, टी क्या है, टी है टाइम, एच क्या है आपको मालूम है, ये हीट है। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग चलेंगे तीसरा फॉर्मूला पे। तीसरा फॉर्मूला कैसे आएगा, क्यों आएगा, चलिए सब हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा एक और बात, अब यही यहीं पर देखिए, ये वी आई टी है ना, आई टी। अब क्या ये आई टी के जगह हम लोग क्यों नहीं रख सकते, क्या बक क्या रहे हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अभी जस्ट हम लोग जो किए हैं एच इज इक्वल टू वी आई टी, ये डिराइव किए इस वाले से। अच्छा ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आई और टी दिख रहा है ना आपको, आई टी, ये आई टी की जगह हम लोग क्यू यूज नहीं कर सकते? बोलेगा क्यों करेंगे भैया, उसका रीजन बता देते हैं। आपको करंट का फॉर्मूला याद है, हाँ क्या होता था, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता था। गुड। अच्छा इसके नीचे कुछ नियत क्या लिखेंगे, 1। अब इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू को 1 से, आई को टी से। तो क्यू को जैसे 1 से करेंगे तो क्यू ही रह जाएगा, आई को टी से करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई टी। क्या बन जाएगा, आई टी। तो क्यू इक्वल टू आई टी बना, क्यू इक्वल टू आई टी बना। तो ये जो आई टी है इसके जगह हम लोग क्यू रख सकते हैं, बोलिएगा हाँ अब तो रख सकते हैं। वही बात है, तो ये आई टी की जगह क्या रख देंगे, क्यू। तो अब क्या बन जाएगा, अब जो नया फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा एच इज इक्वल टू वी क्यू। एच इज इक्वल टू क्या बन के आया भैया, वी क्यू बन के आया। आई टी के जगह हम लोग क्यू पुट किए एंड वी गॉट एच इज इक्वल टू वी क्यू। ये बन गया हमारा तीसरा, ये हमारा क्या बन गया, दिस बिकम माय अब थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीट। क्या भैया, वी क्यू। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार मिटा लेते हैं ताकि नेक्स्ट देख सके। कोई दिक्कत नहीं है। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी देख लिए, एच इज इक्वल टू वी आई टी भी देख लिए, एच इज इक्वल टू वी क्यू भी देख लिए। अब हमको एक और बात बताइए, ये वी क्यू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वी क्यू ठीक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं क्या, कुछ और चेंज देख लेते हैं, कुछ और चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं।
आर की जगह कुछ और रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर होता है तो आर इक्वल भी आर इक्वल टू v अपॉन आई, v अपॉन आई हो गया। तो अगर यहाँ पर v अपॉन आई रखेंगे तो आई से आई कट गया, हाँ हो तो गया, खत्म खत्म खत्म। क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला फिर से लेंगे, कौन वाला फॉर्मूला फिर से लेंगे, वही h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो r दिख रहा है ना आपको, बोलिएगा हाँ दिख रहा है, इस r को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, अभी अभी तो बताए थे आपको, ये v इक्वल टू आई आर होता है ना, आई आर इक्वल टू वी भी तो बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ये r इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, हाँ है, तो ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू v अपॉन आई, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। तो ये जो r था इसको हम लोग v अपॉन आई से रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, ये जो r है हमारा बीच में आई स्क्वायर आर टी, तो इस r को रिप्लेस कर देंगे किससे, v अपॉन आई से, किससे, v अपॉन आई से। ओके तो चलिए लिख लेते हैं इसको यहाँ पर, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू, आर की जगह क्या लिखना है हमको, v अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट, v अपॉन आई, और टी पहले से लिखा हुआ था। अच्छा यहाँ पर दो गो आई है, यहाँ पर एक गो आई, तो ये आई इस आई से कट जाएगा, ऑब्वियसली कट जाएगा। कटने के बाद क्या बनेगा भैया, दो गो आई था, एक आई कट गया, तो क्या बचा, एक एक आई बचा ना, बोलेगा ये तो बी आई टी ही बन गया भाई, ये तो फिर से बी आई टी ही बन गया था, सॉरी बी आई टी तो पहले ही कर रखे हैं, तो बी आई टी वाला छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो है ना चौथा फॉर्मूला, उस पर ध्यान देते हैं। वैसे चौथा फॉर्मूला पहले लिख लेना तो समझ में आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी इंटू टी होता है, क्या होता है, पी इंटू टी। अब हम लोग पी को जनरेट करना है किसी प्रकार, ऐसे चौथा फॉर्मूला पी इंटू टी होगा, तो अब हम लोग पी को जनरेट करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ से पी जनरेट कैसे होगा। पी है, अरे दीजिए आई स्क्वायर, अरे यार कितना इजी तो था। पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, पावर का फॉर्मूला आपको आराम से याद होगा, अभी नहीं सर कल किए थे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि पावर का एक फॉर्मूला होता था जो आई स्क्वायर आर के बराबर होता था, किसके बराबर होता था, आई स्क्वायर आर के बराबर। ये मत बोलिएगा कि नहीं होता था, होता था, आई स्क्वायर आर के बराबर होता था। तो यहाँ पे जो हमारा आई स्क्वायर आर है ना, ये आई स्क्वायर आर, चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो आपको आई स्क्वायर आर दिख रहा है, ये आई स्क्वायर आर दिख रहा है, इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, पी लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेसिस्टेंस, इसके बराबर होता था। तो आई स्क्वायर आर की जगह पी, कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लेंगे बच्चे, एच इज इक्वल टू पी इंटू टी, पी टी, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो हम लोग चारों फॉर्मूला देख लिए कहाँ से आया है। तो चार फॉर्मूला होता है हीट का, चारों याद रखिएगा। चारों याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों से क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है तो चारों फॉर्मूला याद रखिएगा, वरना ये सब सिस्टम याद रखिएगा कैसे हम लोग सोच सकते हैं। तो चार फॉर्मूला सबको एक बार पढ़ देते हैं। मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला जो ब्लू से लिखा हुआ है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सबसे मेन फॉर्मूला, इसी से डिराइव हुआ ये एच इज इक्वल टू वी आई टी। ओके, फिर ये भी है एच इज इक्वल टू वी क्यू, जब वोल्टेज और चार्ज के बारे में बात होगा तो ये हम लोग यूज करेंगे। जब करंट, रेसिस्टेंस, टाइम तीनों दे तो ये यूज करेंगे। जब वोल्टेज, करंट और टाइम दे तो ये यूज करेंगे। और जब पावर और टाइम दे तो ये यूज करेंगे। तो ये चार फॉर्मूला है। तो चलिए सभी पर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल्स इस पे। अभी जो पढ़े क्या पढ़े, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 5 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू अ 8 ओम रेसिस्टर फॉर 2 आवर, फाइंड हीट एनर्जी। मतलब एक रेसिस्टर है, क्या है, एक रेसिस्टर है जिसका वैल्यू दिया हुआ 8 ओम, इसके द्वारा क्या पास हुआ, करंट पास हुआ, कितना वैल्यू का भैया, तो 5 एम्पेयर का करंट पास हुआ इसके द्वारा। ओके, तो यहाँ पर कितना हीट जनरेट हुआ होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी वर्क या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो, उससे अगर हम लोग हीट करंट पास करेंगे तो वहां पर क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। तो वही वाला क्वेश्चन दिया है, एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 8 ओम है, बहुत ज्यादा होता है, और उसके द्वारा करंट पास हो रहा है कितना, तो 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हीट जनरेट डेफिनेटली हुआ होगा, तो कितना हुआ वो निकालना है। तो हीट का एक फॉर्मूला होता है, अब याद रखिएगा, जिसमें हम लोग आई और आर के बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था हीट का जिसमें सिर्फ आई और आर के बारे में बात कर रहे थे, एक सेकेंड, टाइम दिया हुआ है ना, हाँ टी भी दिया हुआ है, वही ना बोल रहे हैं। तो कितने देर तक के लिए पास हुआ, 8 ओम रेसिस्टेंस था ये एक रेसिस्टेंस है जिसका 8 ओम वैल्यू है।
इसके द्वारा हम लोग 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं। कितने देर तक के लिए? तो 2 आवर। कितने के लिए? तो 2 घंटा तक पास किए, तो कितना ज्यादा हीट जनरेट हुआ होगा आप सोच लो। तो वही निकालना है। एक फॉर्मूला होता है H=I² RT। अभी अभी देखे थे हम लोग, ये मेन फॉर्मूला था H=I² RT। इसी पर वैल्यू है I यानी कि करंट, जो कितना दिया 5 एम्पियर, यानी कि 5 का स्क्वायर। R यानी कि रेसिस्टेंस, जो कितना 8। T यानी कि टाइम, जो कितना दिया हुआ 2। ओह यस इट इज 2। अब एक बात सोचिएगा ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर हम लोग टाइम आवर में लेंगे या टाइम सेकेंड में लेंगे? आपको खुद से सोचना है। आपका माइंड में आ रहा होगा आवर में लेते हैं। गलत। वी हैव टू टेक इन सेकेंड। सो आवर में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो किसमें कन्वर्ट हो गया ये? अभी ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मिनट में। बट मिनट में भी तो नहीं चाहिए, चाहिए किसमें? तो सेकेंड में। तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ? आवर में था, 60 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया वो? मिनट। फिर 60 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया वो? सेकेंड। अब जाकर ये रियल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या चीज? क्या निकालेंगे भैया? हम लोग निकाल लेंगे अपना आंसर जो भी है। तो चलिए करते हैं 25 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60। लंबा कैलकुलेशन है ये, 200 हो जाएगा डायरेक्ट। 36 36 दूनी 72, 2 को 0, 7200 इंटू 200, 4 को 0, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 14,40,000 जूल यहाँ पर जनरेट हुआ। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सुन लीजिए। 10 कूलम चार्ज है, वो मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। वही फालतू क्वेश्चन। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक चार्ज है जिसका क्यू यानी कि चार्ज क्या होता है, कितना? तो 10 कूलम चार्ज है। ये पॉइंट से ये पॉइंट आया। ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट जब मूव किया, इसका मतलब इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला होगा, ऑब्वियसली मिला होगा। तो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस मिला भैया? इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला आपको कितना का, यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिला यहाँ से यहाँ आने में। तो अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, 10 कूलम का चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जो कि हमारा 10 वोल्ट लग रहा है, तो कितना हीट जनरेट हुआ होगा ये निकालना है। तो इजी है। पी का एक, सॉरी हीट था ना, हीट का एक फॉर्मूला था पी क्यू, नहीं सॉरी वी क्यू था ना, पी क्यू का होगा वी क्यू। एक फॉर्मूला था जो था हमारा वी क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज इक्वल टू हीट। वोल्टेज कितना दिया? 10। चार्ज कितना है? 10। वो कितना जाएगा? 100। क्या चीज भैया? तो जूल। तो 100 जूल यहाँ पर हीट जनरेट हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। हीट का क्या बोल रहा है? एक हीटिंग कॉइल है। हीटिंग कॉइल जैसे ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए ना, एक हीटिंग कॉइल है। ओके, उसका रेसिस्टेंस जो है हमारा वो 20 ओम है। कितना है? 20 ओम। ठीक है, वो कनेक्ट कर दिया गया 230 वोल्ट एसी से। इसको कनेक्ट कर देंगे किससे? 230 वोल्ट एसी से। कितना भैया? 230 वोल्ट एसी से कनेक्ट कर दिए हैं। एसी भैया, ये एसी है। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। अरे जिससे हमारा बल्ब, पंखा, एसी, टीवी सब चलता है ना, उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। क्या होता है ये डायरेक्ट करंट? वो बैटरी, देखे बैटरी सेल्स वगैरह जो होता है रिमोट में लगता है, उसको हम लोग बैटरी वगैरह बोलते हैं। उसमें जो करंट होता है उसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। और ये जो हमारा वो एसी है, ऑल्टरनेटिव करंट। तो वो कितना? वो 230 वोल्ट का करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक कोयल पे, हीटिंग कोयल, जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। ठीक है, अब जो है ना, कितना 30 मिनट के लिए, कितना देर तक के लिए उसको अप्लाई किए थे? 30 मिनट। हमको निकालना क्या? हमको निकालना हीट प्रोड्यूस। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं देखे जिसमें आर टी और भी तीनों एक साथ आया हो। आर टी भी एक साथ कोई फॉर्मूला में आया ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको एक फॉर्मूला पता है एच का, जिसमें आर और टी दोनों आ रहा है, बस आई का जुगाड़ करना पड़ेगा। आई का जुगाड़ कर लेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले आई निकालते हैं। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई का फॉर्मूला होता है हमारा क्यू अपॉन टी। बट यहाँ पर क्या क्यू दिया है? क्यू भी नहीं दिया हुआ, मतलब ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज नहीं कर सकते आई के लिए।
तो क्या करेंगे भैया, तो हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ। क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ का याद है कि नहीं है? V इक्वल टू आई आर, याद है ना? बोलेगा हाँ याद है। तो ये जो आई आर है वो V के बराबर भी हो सकता है। V अगर आई आर के बराबर है तो आई आर भी तो V के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। तो I इक्वल टू V अपॉन आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। तो ये दिख गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे। क्या हमको वोल्ट दिया हुआ है? हाँ, कितना? तो 230। क्या आर दिया हुआ है? हाँ, कितना? तो 20। कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 11.5 एम्पियर। समझ में आया क्या हुआ? हम लोग देखिए, हमको आर और टी दिया हुआ है ऑलरेडी, देख लीजिए, टाइम दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया है, हमको करंट चाहिए था, करंट हमको चाहिए था। तो करंट के लिए हम लोग V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला जो ओम्स लॉ है वो यूज किए। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V यानी कि वोल्टेज जो कि 230 दिया हुआ था तो उसको ऊपर रख दिए, और उसके बाद रेसिस्टेंस जो कि 20 ओम था तो उसको नीचे रख दिए, काट दिए, तो कितना निकला? 11.5 एम्पियर करंट निकल गया। I हमको पता चल गया। अब हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। I अभी कितना निकला? 11.5। कितना? 11.5 इसका स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस जो कि हमारा 20 है, इंटू टाइम जो कि हमारा 30 दिया हुआ है। अब दिमाग यूज करना है, ये 30 मिनट में है, क्या मिनट में यूज करें या सेकंड में? तो आंसर आएगा सेकंड में। सेकंड के लिए करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिक बात मालूम है ना? हाँ मालूम है। बस आ गया आंसर। क्या आ गया? 11.5 इंटू 11.5 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60। कोई दिक्कत नहीं है, इधर मिटा ले। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, अच्छा ये पॉइंट अगर इसको ऐसे ऊपर उड़ा दे तो क्या बच जाएगा? तो 115 अपॉन 10। होली जो है ना, इसके चक्कर में बच्चा लोग बहुत हल्ला कर रहा है, पूरा होली होली मना रहा है। हम ही है जो कि होली नहीं मना रहे। कोई नहीं, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट को वैसे ऊपर कर दिया तो ये नीचे 10 आ गया, ये बेसिक बात मालूम होगा आपको। फिर 20 को 20 ही रहने दिए, फिर 30 को 30 ही रहने दिए, और 60 को 60 ही रहने दिए। दिख गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2 36। तो ये आ गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेगा 360 आ जाएगा, इंटू 115 इंटू 115। तो अब 115 इंटू 115 कितना होता है? 18, 18225। तो ये मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया हमारा? 18225। क्या आ गया? 18225। जल्दी से इसको लिख लेते हैं। H इज इक्वल टू 360 इंटू 18225। किसका? ये दोनों का मल्टीप्लाई है ये। ओके, डोंट वरी। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से। हे भगवान, ये कितना बड़ा आने वाला है? बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, बट करना पड़ेगा। कौन सा झमेला वाला क्वेश्चन लेके आ गए हम यार। 18 है ना? ठीक है, 18225, 18225। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से। हो जाएगा 0000005। अरे अभी एक और बच्चा है, सॉरी। फाइव बहुत बड़ा है। 000 एक, सब की एक, 5 एक 6। ओके, तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया? 6571000 जूल्स। इतना ज्यादा जूल्स यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हीटर है जो 600 वॉट कंज्यूम कर रहा है। 600 वॉट क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। कितनी देर के लिए? तो 2 घंटा के लिए। तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे। एक हीट का फॉर्मूला था H इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो पावर कितना है हमारा भैया? पावर है 600 वॉट। 600। टाइम कितना दिया? 2 घंटा। अच्छा, क्या यहाँ पर 2 आवर में चाहिए? नहीं चाहिए। किस में चाहिए तो भैया?
सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा 60 से करे मिनट कन्वर्ट हो गया, फिर मिनट को 60 से किए सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, जल्दी कर दीजिए, 12 इंटू 36 ये कितना हो जाएगा, 36 इंटू 12 कितना होता है, कर लेते हैं, 36 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 72,632,763। स्पीड में किए हैं, गलती ना हो जाए, 3672,000 जूल्स, इतना ज्यादा जूल्स वहां पर हीट जनरेट होगा। अच्छा, एक और बात, आज ही का लेक्चर में हम लोग एक जगह ना ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे थे, वहां पर हीट का बात नहीं हो रहा था, वहां पर बात हो रहा था एनर्जी का। अब मालूम है ना आपको, हीट ही एनर्जी है। तो वहां पे हम लोग एक गलती मिस्टेक से क्या कर दिए थे कि हम लोग आवर में ही छोड़ दिए थे। तो उस टाइम आप लोग क्या करिएगा ना, उसको 260 से मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, ऐसा शायद 2 जगह से मिस्टेक हो गया, तो उसको आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। उस टाइम हम ध्यान ही नहीं, आवर दिया हुआ था, हम बस मल्टीप्लाई करके चलते बने थे। तो वो जहां भी आवर आपको दिखे वहां पे सेकंड में यूज करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट में सेकंड में देना बहुत जरूरी है। तो 2 जगह ऐसा हुआ होगा, वो एनर्जी वाला क्वेश्चन में शायद हुआ है, अभी हमको याद आ रहा है, एनर्जी वाला क्वेश्चन में। तो जहां पर आवर था वहां पर हम लोग आवर के टर्म में ही तोड़ दिए थे, तो उसको 260 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। देख लेते हैं हम लोग आखिरी टॉपिक, क्लास 10th, ये जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, आखिरी लेक्चर का आखिरी टॉपिक कुछ और नहीं है बल्कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। ये पहला सा तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा था जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, मालूम ही होगा, पढ़े हैं अभी जस्ट हम लोग। तो उसमें हीट जनरेट हो रहा था ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने से, हाई रेसिस्टेंस का होने से, या ज़्यादा देर तक यूज़ करने से हो रहा था। तो वही बात है, तो कुछ एप्लीकेशन है। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो बल्ब है जो हमारा रोशनी देता है हम लोग को, इसका मेन पर्पस क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का रोशनी प्रोवाइड करना। क्या करना, इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रोवाइड लाइट, प्रोवाइड लाइट। मेन जो इसका मोटिव होता है वो क्या होता है, लाइट प्रोवाइड करना। बट पहले जमाना में ना एक बल्ब आया करता था, आप लोग को मालूम होगा, ऐसा कुछ होता था बल्ब, वो इसके अंदर ना ऐसा ऐसा फिलामेंट भरा रहता था, मतलब लगा रहता था, भरा नहीं रहता था, ऐसा कुछ रहता था। मेरा ड्राइंग बहुत घटिया है, तो देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ होता था बल्ब, ओके। अब इस बल्ब में ना ऐसे, ये अंदर में ये मटेरियल ग्लास का था, ग्लास का था, और ये अंदर में जो ये दिख रहा है ये था हमारा क्या चीज, फिलामेंट। ये क्या था हमारा, फिलामेंट, ओके। वही बात, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट एंड ग्लास। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या जिससे बना हुआ था, फिलामेंट से और ग्लास से, जिसके अंदर एक इनर्ट गैस फिल किया जाता था। बताया ना, ये ग्लास का था और अंदर में जो वो क्या, फिलामेंट, ओके। अब इस दोनों के बीच में अंदर में जो मटेरियल है, अंदर का जो मीडियम है ना, वो कुछ और नहीं, इनर्ट मीडियम है। इनर्ट मीडियम होने का मतलब कि ऐसा गैस भरा गया है जो किसी से रिएक्ट ना करे। उससे कोई मतलब नहीं है कि फिलामेंट क्या जिसका है, ग्लास क्या चीज है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, तो ऐसा कौन सा गैस है भैया, आर्गन है, बहुत सारा गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, बहुत सारा गैस है। तो आर्गन यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, आर्गन, इसका AR होता है सिंबल, और एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 18 होता है, ओके। तो ये वाला गैस हम लोग इसके अंदर फिल कर देते हैं। अच्छा, ग्लास तो ग्लास है, उसके बारे में क्या ही बोलेंगे। इसका जो फिलामेंट है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। क्या, जिसका टंगस्टन मेटल का बना होता है। क्यों भैया टंगस्टन ही क्यों यूज किए, कोई और क्यों नहीं किए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब है कि अंदर में फ्यूज नहीं करेगा, मतलब टूट नहीं जाएगा। मेल्ट होने के कारण क्या होता है ना, टूट जाता है मेटल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इसके कारण जो है ना, यहाँ पर ये टूटेगा नहीं, टूटेगा तो बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, तो ये टूटेगा नहीं, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दैट्स वाई टंगस्टन का हम लोग यूज करते हैं फिलामेंट के लिए। कितना है मेल्टिंग पॉइंट, तो 3422 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना ज्यादा आपको पता होगा, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट, इसका तो मेल्टिंग पॉइंट ही इतना है। बॉइलिंग पॉइंट तो छोड़ ही दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट इतना है 3422 डिग्री सेल्सियस। तो समझ सकते हैं आप लोग। एक तो रीजन ये हो गया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए टंगस्टन का यूज किए। दूसरा रीजन क्या है कि इसका रेसिस्टिविटी भी बहुत हाई है। कितना है रेसिस्टिविटी, 5.6 इंटू 10⁻⁻8। कितना है, 5.6 इंटू 10⁻⁸। ये हो गया आपको ओम मीटर। ओम मीटर पता नहीं क्या होता है, रेसिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर। तो आपको कुछ नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस फिल किया जाता है, तो आर्गन। कौन सा फिलामेंट, फिलामेंट कौन सा मटेरियल से बना होता है, तो टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, रेसिस्टिविटी 5.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। बस इतना ही याद होना है।
दूसरा चीज का बात कर ले तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर देखे होंगे ना, ब्रेड दिया जाता है, ब्रेड उधर से निकल के आता है टोस्ट होके। और एक होता है इलेक्ट्रिक केतली, केतली होता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं क्या, जिसको पानी पानी गर्म करते हैं उसके लिए। तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक केतली दोनों नाइक्रोम वायर से बना होता है। कौन सा वायर से बना होता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में नहीं मालूम तो नाइक्रोम एक एलॉय होता है। क्या होता है, एलॉय। एलॉय क्या होता है, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स को बोलते हैं। ओके, तो नाइक्रोम वायर क्या है, एक तरह का एलॉय है। और नाइक्रोम एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट देखिए 1400 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट होने से ये क्या होगा, टूटेगा नहीं, फ्यूज नहीं होगा। और रेसिस्टिविटी भी बहुत हाई है, कितना है 1.10 इंटू 10 की पावर -6। ये रेंज हो गया 1.10 इंटू 10 की पावर -6 से लेकर 1.50 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर तक का इसका रेसिस्टिविटी है। तो हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण क्या होगा, ज्यादा हीट जनरेट करेगा, इसीलिए यहाँ पर नाइक्रोम का यूज करते हैं। पता होगा ना मेन मोटिव क्या हमारा, हीट जनरेट करवाना ना। और हीट जनरेट तीन चीज से हो सकता था, या तो हाई वोल्टेज, या तो हाई करंट पास कराने से, या ज्यादा देर यूज करने से, या फिर उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेसिस्टिविटी ही तो रेसिस्टेंस था ना, थोड़ा बहुत अंतर है। तो वही रेसिस्टिविटी देखिए ज्यादा है, इसीलिए इसको यूज करते हैं नाइक्रोम वायर का। और ये जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए भी यूज करते हैं। दोनों पर्पज है, एक तो है हीट जनरेट करके देगा और जल्दी फ्यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। तीसरा है हमारा रूम हीटर। रूम में जो हीटर होता है ना, ठंडी के टाइम हम लोग यूज करते हैं, वो हो गया। उसके बाद वाटर हीटर, गीजर जिसको बोलते हैं, तो वो सब में भी, वो सब क्या चीज से बना हुआ था, वो बना होता है चाइना क्ले से। किससे, चाइना क्ले से। एक मटेरियल होता है चाइना क्ले, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और रेसिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 1700 से लेकर 1785 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, 700 से 785 डिग्री सेल्सियस तक का मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण ये जल्दी खराब नहीं होता। उसके बाद इसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होता है, कितना, तो 50 से लेकर 150 ओम मीटर, 50 से 150 ओम मीटर होता है रेसिस्टिविटी। इसके कारण ये क्या होता है, ज्यादा हीट जनरेट करता है। तो वही बोल रहे थे कि रूम हीटर हो या वाटर हीटर हो, दोनों का दोनों क्या जिससे बना होता है, एक मटेरियल से जिसको चाइना क्ले बोलते हैं। उसका ना मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से ये है कि वो जल्दी खराब नहीं होगा, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, सीरीज उसका जो होता है ना सर्किट, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो फ्यूज नहीं होगा। दूसरी बात, रेसिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण क्या है ना, कि वो ज्यादा हीट जनरेट करके देगा। क्यों, क्योंकि पर्पस तो हमारा वही है ना, गर्म करना, हीट करना, हीटर है ना, गर्म करना। सो रेसिस्टिविटी भी हाई होता है, कितना होता है, तो 50 से 150 ओम मीटर। मेल्टिंग पॉइंट कितना, तो 1700 से 1785 डिग्री सेल्सियस। जल्दी स्पीड में बोले हैं बट आप समझ गए होंगे। क्या यार, कुछ नहीं, डाटा याद करना है, कुछ नहीं। क्या डाटा, रेसिस्टिविटी कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, कौन सा मटेरियल से बना है, बस इतना ही याद रखना है। सो यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।